हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। तो आज क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट का वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस वक्र जो है बोला है कि निम्नलिखित में से किस वक्र के संसाधनों के उत्तम विनिधान से जो है वो दो वस्तुओं का अधिकतम संभावित उत्पादन संयोग को दर्शाता है। मतलब बोला है कि निम्नलिखित में से किस वक्र जो है संसाधन जो है उत्तम विनिधान अच्छा विनिधान होना चाहिए और दो वस्तुओं का अधिकतम संभावित जो होता है उत्पादन को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन है समोत्पाद रेखा, अ, मांग वक्र, कुल उत्पादन वक्र और डी नंबर में उत्पादन संभावना वक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र में इस तरह से होता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रश्न का संबंध जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले तो बता दें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है व्यक्तिगत होता है और समष्टि अर्थशास्त्र होता है पूरा विश्व के लिए होता है ना। व्यष्टि जो होता है वो छोटे पैमाने के लिए होता है, लेकिन व्यष्टि जो होता है छोटे पैमाने के लिए होता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र जो रहता है वो बड़े पैमाने के लिए होता है। तो यहाँ बोला है कि निम्न में से किस प्रश्न का संबंध जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र से है ना। जो व्यक्तिगत जो होता है किसी मतलब एक फर्म का मतलब जो है उसका मालिक या फिर तो कोई एक व्यक्ति जो होता है ना, उस तरह का बोल रहा है। तो कूटों का प्रयोग करते हुए विकल्प का चयन करना है। तो बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है ये चीज़ हो जाएगा, या देश में संसाधनों का विनिधान जो है ना वो किस कैसा हो, या एक फर्म का कुल निर्गत जो है स्तर क्या होगा, या एक देश में वस्तुओं की कीमत क्यों बढ़ती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि आखिर एक देश में वस्तुओं का कीमत बढ़ती क्यों है। ये आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के संपर्क में। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस इकाई में जो है उपयोगिता मापा जा सकता है। उपयोगिता को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। किलोमीटर, लीटर या ग्राम या रुपया। तो जो यहाँ बोला है कि निम्न में से इकाई का है ना, इकाई का उपयोगिता जो मापा जाता है, इकाई का उपयोगिता जो मापा जाता है किलोमीटर में नहीं माप पाएगा, लीटर में भी नहीं माप पाएगा और ग्राम में भी नहीं, तो रुपया में मापा जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा रुपया। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच जो है ना, लोच का मान जो है किसी वस्तु की मांग की कीमत का लोच का मान जो है 2 है, तो उस वस्तु का जो है मांग क्या होगा। पुण्यतः लोचदार, लोचदार, शून्य लोचदार या इकाई लोचदार हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा वो लोचदार हो जाएगा है ना। किसी वस्तु का जो मांग की कीमत का जो है लोच है वो 2 है, तो वस्तु का मांग जो हो जाएगा वो लोचदार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि एक एक जो है उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट है ना, एक उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं को जो है निम्न बंडलों में से किन बंडल को उदासीन मतलब करेगा, है ना। तो आपके सामने ऑप्शंस दे दिया है, ए में 3 4 है, बी में 6 7 है ना, सी में 1 2 है और डी में 5 2 है। तो ऑप्शन से कि मतलब कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा 3 4 जो है और 5 2 ये सही आंसर हो जाएगा। तो सी इसका राइट हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से पूरक वस्तुओं का उदाहरण है ना, पूरक वस्तु का जो उदाहरण क्या हो जाएगा। चाय और कॉफ़ी, कलम और स्याही, कलम और जूते और रसगुल्ले और गुलाब जामुन। तो यहाँ एक दूसरे के पूरक की बात किया जा रहा है कि कौन जो है एक दूसरे को पूर्ति करता है ना। तो चाय और कॉफ़ी तो दोनों अलग-अलग हैं, तो एक दूसरे के पूरक नहीं है। कलम और स्याही, है ना? स्याही से ही कलम बन मतलब चलता है ना? तो यहाँ जो पूरक एक दूसरे के अच्छा यहाँ कलम और जूता से तो कोई मेल नहीं खा रहा है। रसगुल्ला और गुलाब जामुन तो अलग-अलग होता है, तो यहाँ मेल नहीं खाया। तो एक दूसरे का जो पूरक है कलम और स्याही जो है एक दूसरे का पूरक है, तो कलम और स्याही हो जाएगा। आगे सामान्यतः एक औसत उत्पादन वक्र का आकार होता है। औसत उत्पादन का आकार कैसा होता है? यू के जैसा होता है ना, यू के जैसा में इसका राइट आंसर हो जाएगा यू के जैसा। तो यू के जैसा जिसमें ऑप्शन होगा उल्टे यू के जैसा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उल्टे यू के जैसा। आगे है पैमाने जो है पैमाने का स्थिर प्रतिफल जो है कि उत्पादन फलन में यदि संसाधनों को जो है दुगुना वृद्धि कर दिया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि कितना हो जाएगा, है ना। उत्पादन में कितना वृद्धि हो जाएगा। 4 गुना, 1 गुना, 2 गुना या 3 गुना। तो 2 गुना हो जाएगा राइट आंसर। आगे ग्राफ दिया गया है और बोला है कि ग्राफ जो है क्या चीज को दर्शा रहा है। निम्नलिखित जो है आयत चित्र जो है, ये आयत चित्र जो है ओ ए है ना, ओ ए बी सी जो है ये क्या दर्शा रहा है। यहाँ से ओ ए बी सी ये आयत चित्र जो है क्या दर्शा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने। कुल लागत को दर्शा रहा है, औसत लागत को दर्शा रहा है, या फिर तो औसत स्थिर लागत को दर्शा रहा है, या कुल स्थिर लागत को दर्शा रहा है।
तो कुल स्थिर लागत को जो है आयत जो चित्र दिखाया गया है वो दर्शा रहा है। आगे बोला है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? पूर्ण जहाँ कंपटीशन पूरा का पूरा रहता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा भरा पड़ा रहता है। तो वहाँ बाजार जो है उस ज़रा के बाजार में फर्म की संख्या जो है फैक्ट्री वगैरह होता है उसका संख्या कितना रहता है? तो 2 रहता है, 1 रहता है, अल्प रहता है या अधिक रहता है। तो पहली बात तो 2 में तो द्वि हो जाता है ना? 1 में तो एकाधिकार हो जाता है। अल्प में तो पूर्ण प्रतियोगिता है तो अल्प तो रहेगा नहीं, है ना? तो अत्यधिक हो जाएगा सही आंसर। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन की एक पूर्ण प्रतियोगिता, है ना? पूरा उसमें कॉम्पिटिशन है। फर्म की संतुलन शर्त जो है निम्न में से कौन-सा है? मतलब क्या शर्त होता है पूर्ण प्रतियोगिता में? ऑप्शंस है आपके सामने कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है, मार्जिनल कॉस्ट तथा मार्जिनल रेवेन्यू वक्र जो है और मार्जिनल वक्र अच्छा मार्जिनल बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? एमसीआरसी हम बोलते जाते हैं, है ना? तो एमआर जो है ना एमआरआर जो है एमआर जो है बराबर एमसी, है ना? या एमआर बराबर जो है एमसी वक्र जो इसका राइट आंसर डायरेक्ट बता देते हैं ना? ना एमसीआर आरसी कितना करते रहे। तो यहाँ हो जाएगा एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जो है बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट तथा मार्जिनल कॉस्ट वक्र जो होता है वो मार्जिनल वक्र के नीचे से काटता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे एक फर्म के द्वारा जो है वस्तु की कीमत में 10% जो है वृद्धि कर दिया गया है और उसकी पूर्ति का मात्रा जो है 15% बढ़ गया है। तो वस्तु का जो पूर्ति होगा वो कितना होगा, है ना? तो पूर्णतः लोचदार होगा, इकाई लोचदार होगा, शून्य लोचदार होगा या फिर तो लोचदार होगा, है ना? तो लोचदार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कथन और कारण का संबंध कौन सा विकल्प सही है? कथन भी दिया हुआ है और कारण भी दिया हुआ है। अब कथन और कारण में कौन सही वो बताना है आपको। तो किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म का पूर्ति वक्र जो है बाईं ओर सरक जाता है, ये कथन था। और कारण जो है किसी वस्तु पर जो है वो इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाता है। अब बताना है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत है, क्या है इसमें वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस है केवल जो है ना ए में ए सही है और आर जो है गलत है। उसके बाद ए गलत है, आर सही है। दोनों जो है ए और आर सही है तथा आर जो है सही व्याख्या करता है। ये दोनों ए और आर सही है तथा आर की व्याख्या नहीं करता है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? तो दोनों जो है ए और आर जो है वो सही है तथा आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। आगे किसी वस्तु की है ना किसी वस्तु की मांग में जो होता है वृद्धि होने से संतुलन जो है वो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतुलन कीमत में वृद्धि होती है, संतुलन कीमत में कमी होती है, संतुलन कीमत में अपरिवर्तित रहती है, संतुलन कीमत जो होता है वो शून्य हो जाता है। तो क्या होता है? तो संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है। आगे बोला है कि बाजार में मांग जो है अधिक के स्थिति कब उत्पन्न होता है? जब डिमांड और सप्लाई बराबर रहता है, सप्लाई ज़्यादा रहता है, डिमांड कम रहता है, डिमांड ज़्यादा रहता है और सप्लाई कम रहता है, या डिमांड से सप्लाई को घटा दिया जाता है बराबर जीरो आ जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? तो डिमांड जो रहता है वो डिमांड ज़्यादा रहता है सप्लाई से। सप्लाई जो डिमांड बहुत ज़्यादा कोई डिमांड करता है लेकिन सप्लाई उतना नहीं हो पाता है। आगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो उत्पादन जो है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, उत्पादन के उद्देश्य से जन कल्याण, उत्पादन का पूर्ण हस्तक्षेप या श्रमिक को जो है सेवा का क्रय विक्रय संभव नहीं है। क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा उत्पादन के जो साधन पर निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी में जो होता है कोई भी पूंजी लगा रहा है ना? तो उसमें जो है उसका मालिक जो रहता है वो प्राइवेट ही रहता है ना? तो प्राइवेट ओनर हो जाएगा। आगे है कि मान लीजिए कि एक देश में 2 लाख व्यक्तियों का रोज़गार जो है संलग्न है और 10,000 व्यक्तियों का कार्य करने इच्छुक है, उनमें से काम नहीं मिल पा रहा है और देश में बेरोज़गारी की दर जो है कितना क्या होगा, है ना? तो 2% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 5% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। बेरोज़गारी की बात क्या है कि बेरोज़गारी जो है वो कितना परसेंट हो जाएगा? तो बेरोज़गारी जो है वो 5% हो जाएगा। इसका सही आंसर 5% हो जाएगा। सी 5% बेरोज़गारी हो जाएगा। आगे है अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से आप क्या समझते हैं? निवेश का मतलब क्या होता है? शेयर का क्रय करना या ज़मीन का क्रय करना, बीमा योजना में मुद्रा खर्च कर देना या पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक जो है उसमें वृद्धि कर देना। निवेश का मतलब क्या हो जाता है? तो पूंजीगत वस्तु जो जो भी है उसका स्टॉक जो है उसमें वृद्धि कर दिया जाता है, तो अर्थशास्त्र में ये निवेश शब्द कहलाता है।
आगे आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रक मॉडल में जो है वो कारक और सेवाएँ जो है प्रवाह किस दिशा में होता है? फर्म से फर्म की ओर, परिवार से फर्म की ओर, परिवार से परिवार की ओर, फर्म से जो है परिवार की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो परिवार से फर्म की ओर। आगे सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन जो मिलता है ना, वृद्धा पेंशन का राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होता है? जीडीपी का, जीएनपी का, राष्ट्रीय आय का या व्यक्तिगत आय का? किस आय का जो होता है भाग होता है? तो व्यक्तिगत जो होता है व्यक्तियों को देना पड़ता है, तो व्यक्तिगत आय के अंतर्गत आता है वृद्धा पेंशन, ये सब जो भी पेंशन होता है। निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम क्या है? विनिमय जो है किसके द्वारा होता है? तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो विनिमय का जो है वो एक सर्वमान्य माध्यम है, तो चेकबुक हो जाएगा या बंध पत्र हो जाएगा, जिसको हम लोग बॉन्ड पेपर बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट हो जाएगा या फिर तो मनी जो है वो मनी हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होता है मुद्रा यहाँ, काहे कि जो अच्छा जो है चेकबुक में थोड़ा-सा लोची है ना? इसमें भी बॉन्ड पेपर में भी, डिमांड में, ये सब में थोड़ा-सा मतलब जो है वो सूटेबल जो रहता है मुद्रा जो है वो डायरेक्ट दो, है ना? और सारा काम बन गया। आगे क्वेश्चन है कि ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा का नकदी मांग में क्या प्रभाव पड़ता है ना? ब्याज दर में जो वृद्धि कर दिया जाता है, तो मुद्रा का नकदी जो मांग होता है उसमें किस तरह का जो है प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा की नकदी मांग में वृद्धि हो जाती है, मुद्रा की नकदी मांग में कमी हो जाती है, मुद्रा की नकदी मांग अपरिवर्तित रहती है, मुद्रा का नकदी मांग जो होता है वो शून्य हो जाता है ना? तो मुद्रा का जो है नकदी मांग में कमी हो जाता है जब बाजार दर में वृद्धि किया जाता है, तो मुद्रा के नकदी मांग में जो होता है मुद्रा जो क्या होता है मुद्रा की नकदी मांग में कमी आ जाता है। आगे है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक द्वारा जो है अपनाए गए निम्न उपाय में से जो है वो निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प जो वो है वो चयन करना है। तो बैंक की दर जो होता है वो बैंक की दर में कमी हो जाएगा, या प्रतिभूतियों की जो है बिक्री हो जाता है, सिक्योरिटी का जो है बिक्री हो जाएगा, या कोष के अनुपात में कमी हो जाएगा, है ना? तो इसमें तीन ही ऑप्शन है। अब इसमें से बताना है कौन कौन जो है वो सही होगा, हाँ, कौन ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा वो बताना है। तो पहले तो देखते हैं कि बैंक की दर में कमी हो जाएगा, या प्रतिभूतियों की बिक्री हो जाएगा, या फिर तो कोष के जो है अनुपात जो होता है, कोष का अनुपात उसमें जो है वो कमी हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पहला बात कि पहला तो सही होगा, है ना? बैंक की दर में कमी हो जाएगा, और उसके बाद कोष में जो है कमी हो जाएगा। प्रतिभूति का यहाँ बेचने की बात ही नहीं होता है, तो सही आंसर जो हो जाए सी हो जाएगा, जिसमें कि ए और सी सही हो ए जो है ना? और सी सही हो जाएगा। आगे की निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है? कैसा कौन-सा टैक्स जो है इसको कागजी जो है पेपर टैक्स बोला जाता है? आयकर को, निगम कर को, संपत्ति कर को या सीमा शुल्क को? तो संपत्ति कर को जो होता है वो पेपर जो है ना पेपर टैक्स बोला जाता है। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन है? मतलब डायरेक्ट जो कर दिया जाता है, डायरेक्ट कर की बात किया जा रहा है, तो कौन-सा इसका उदाहरण है? तो उत्पादन कर, उत्पाद कर जो है ना? उत्पाद कर, या फिर तो निगम कर या सेवा कर। तो निगम कर जो है वो डायरेक्ट दिया जाता है ना? डायरेक्ट टैक्स है। आगे है यदि आय में जो है अपरिवर्तित है ना? आय और अपरिवर्तित जो है आय जो है उसमें परिवर्तित से उपभोक्ता, है ना? आय को जो है परिवर्तित से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है। तो इस स्थिति में एमपीसी जो है का मान क्या हो जाएगा? 1 से जो होता है अधिक हो जाएगा, 1 रहेगा या 0 रहेगा, या फिर तो 0 से कम हो जाएगा, है ना? तो यहाँ जो है 0 हो जाएगा। निम्न में से समग्र मांग की एक जो है घटक नहीं है। उपभोग व्यय, निवेश व्यय, निवल निर्यात या वित्तीय परिसंपत्तियों पर जो है वो व्यय कर देगा, वो सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो वित्तीय संपत्तियों पर व्यय इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कुल निर्गम जो है में परिवर्तन तथा स्वायत्ता निवेश में परिवर्तन का अनुपात जो है वो क्या बोला जाता है? सीमांत की उपयोग प्रवृत्ति, बचत की औसत प्रवृत्ति, गुणक बोला जाता है, या सीमांत और औसत प्रवृत्ति दोनों बोला जाता है ना? तो गुणक इसका सही आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लायर। आगे है विदेशी विनिमय दर क्या है? जो है वस्तु की वस्तु में कीमत, वस्तु की मुद्रा में कीमत, और वस्तु जो है मुद्रा की वस्तु में कीमत, या देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में जो है वो कीमत हो जाएगा सही। तो यहाँ सही आंसर हो जाए देशी मुद्रा जो है ना, देशी मुद्रा की विदेशों में जो है क्या मतलब अपना देश का जो मुद्रा है उसको विदेश में क्या कीमत है ना? वो बात यहाँ हो जाएगा कि विदेशी विनिमय के दर में।
लास्ट क्वेश्चन है कि वस्तुओं एवं सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संतुलन को क्या बोला जाता है? बाज़ार संतुलन, उपभोक्ता संतुलन, व्यापार संतुलन या भुगतान संतुलन, है ना? तो व्यापार संतुलन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें कि क्वेश्चन पूछेगा, इतना तो पक्का है कि पूछेगा क्वेश्चन इससे। इसके बाद और भी जो है सब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग के लिए लाएँगे और ऑब्जेक्टिव का भी कोशिश करेंगे और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन लाने का।